हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ नई टर्म। आपने सरल घनीय संरचना देखी। इस सरल घनीय संरचना में आज मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपने ध्यान करा होगा कि हमने आपको इस तरह से बताया था कि ऐसे एक घनीय संरचना होती है और इसके कोनों पर 8 के 8 कोनों पर क्या पाए जाते हैं? परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये जो परमाणु होते हैं ये बिल्कुल इस प्रकार से एक दूसरे से सटे हुए होती है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये एक परमाणु बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ है, ये दूसरा परमाणु, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और एक पीछे की ओर 8वां। तो ये पूरे पूरे परमाणु होते हैं और इन परमाणुओं के यहां बीच में जगह नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, हम यहां पे 3 अलग अलग टर्म देखते हैं। पहली, जो ये गोला है, ये इसे हम परमाणु कहेंगे। इस गोले में इस केंद्र से और यहां तक की दूरी, ये हो गई इस गोले की त्रिज्या r। गोले की त्रिज्या को क्या बोलेंगे हम? r। तो एक तो गोले की त्रिज्या r, ठीक है। एक यहां F से लेकर A तक या A से लेकर B तक या A से लेकर D तक, ये क्या है? ये घन की भुजा है। क्या है? घन की भुजा। तो दूसरी चीज हुई घन की भुजा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। ठीक है, तो यहां तक ये R है और यहां से यहां तक ये A है। और दो आयनों के बीच की दूरी या दो परमाणुओं के बीच की दूरी, ये एक परमाणु और दूसरा परमाणु, ये इनके बीच की दूरी कितनी है उसको हम हमेशा निकालते हैं इस केंद्र से और इस केंद्र तक की दूरी। इसको हम दो परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी की बात होती है, तो इस दूरी को कहेंगे हम यहां से यहां तक d। क्या कहेंगे? d। क्या कहेंगे? d। दो परमाणुओं के बीच की दूरी d। तो आज हम सीखने वाले हैं इन 3 टर्म्स के बीच में क्या संबंध रहता है। कौन कौन सी 3 टर्म हुई? एक तो हुई अंतर आयनिक दूरी, d। दूसरा त्रिज्या r और भुजा की लंबाई a में संबंध। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा अंतर आयनिक दूरी d, गोले की त्रिज्या या परमाणु की त्रिज्या r तथा भुजा की लंबाई, जिसे हम कोर की लंबाई भी कहते हैं, इनमें क्या संबंध होता है। तो पहले हम बात करते हैं सरल घनीय संरचना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये संरचना मैंने यहां बना रखी है, आपको बहुत स्पष्ट सा समझ में आ रहा होगा कि यहां एक R है और इधर इस गोले की दूसरी R है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिलहाल इस वाली हमारी घनीय संरचना में A की वैल्यू इस 2R के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर बराबर एक साथ जुड़े हैं। और D हमेशा D होता है R बराबर D/2। तो ये जो हमारी
यहां से अगर हम देखें तो यहां तक की डी हमने बताई थी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी। एक तरीके से चूंकि परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जो डी होती है वो डायमीटर की तरह है, या डी को हम कह सकते हैं ये एक व्यास की तरह है। ये दो परमाणु जो निकटतम रखे गए हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी है, अंतरायनिक दूरी कहते हैं इसे यहां। तो R बराबर D अपॉन 2। तो एक सूत्र हुआ A बराबर 2R, और एक सूत्र हो गया R बराबर D अपॉन 2। इस वाले सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर A बटे 2। ठीक है, और इस सूत्र में D और A बराबर हैं, तो इसलिए ये हमारे 3 सूत्र बनेंगे। ध्यान रखने हैं ये जो सूत्र हमने बताए हैं ये सरल घनीय संरचना के लिए हैं। 3 प्रकार की एकक कोष्टिका मैंने आपको बता रखी है, मुख्य रूप से सरल घनीय संरचना वाली, जिसे हम प्रिमिटिव या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं, दूसरी फलक केंद्रित, और तीसरी काय केंद्रित। तो बात हो गई है सरल घनीय संरचना की। अब कौन सी बात होगी? फलक केंद्रित की। तो अब हम फलक केंद्रित का चित्र बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। पहला नंबर है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में। अब इसमें आप देखें, जो हमें पता है कि जो D है इसमें A अपॉन रूट 2, और R बराबर होता है D अपॉन 2। तो R बराबर हो जाएगा A अपॉन रूट 2, D की जगह मान रख देंगे A 2 रूट 2। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ गया होगा कि ये कैसे हमने निकाला। तो अब हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। यहां देखिए फलक केंद्रित हमने संरचना बनाई है। यहां ये आप देखिए इस फलक के बीच में एक परमाणु है। अगर हम इसे दिखाएं तो पूरा का पूरा ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे यहां और एक यहां आ जाएगा। ठीक है, ये 4, और इन 4 के बीच में जो फलक है उस फलक के केंद्र पर ये है। तो यहां एक त्रिभुज बनता है ABC, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज का आपको पता है कि घन में ये त्रिभुज कैसा होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं तो त्रिभुज ABC में ये AC विकर्ण है, तो विकर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब देखते हैं हम कि ये AC क्या है, यहां से यहां तक AC विकर्ण है और AB और BC दो भुजाएं हैं। ये आपको बड़ी छोटी दिख रही होंगी, लेकिन ये बराबर है, घनाकार भुजाएं हैं, ऐसा ही मानना है हमें। अब आप देखें यहां पर कि ये जो A से B तक की दूरी है, मैंने आपको बताया था इसे हम क्या कहते हैं? भुजा की लंबाई। तो इसे हम कहेंगे स्मॉल a स्क्वायर। BC भी ये भुजा की लंबाई है, A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 2A स्क्वायर अंडर रूट। ये AC का अंडर रूट इधर चला जाएगा। क्लियर है? अगर इसका रूट निकाल दें तो ये आ जाएगा A रूट 2। अब चूंकि हम यहां देख रहे हैं AC में 3 गोले हैं, तो यहां पर जो AC है हमारा, वो अगर हम देखें तो D की वैल्यू जो है, क्योंकि देखो 1R 2R और एक 4R होगी। देखो 1R यहां, 1R यहां, 1R यहां अगर इसका केंद्र मान लें, और 1R यहां, तो 4R होगी। ठीक है जी।
तो 2r को हमने आपको बताया r बराबर d/2, तो d बराबर 2r, तो ये 4r का मतलब हो गया 2d। तो जो d है, चूंकि d बराबर यहां हो जाएगा AC/2, तो ये जो AC है ये हमने पता किया था कितना है, a√2, यहां से निकाला हमने, तो a√2/2 क्या आ गया, a√2/2। √2 की गुना कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा a/2√2, d बराबर a/√2, और यहां भी हमने क्या रखा था, d बराबर a/√2। अब ये वैल्यू आ गई आपकी। अब हम आगे चलते हैं। हमें पता है कि r बराबर क्या होता है, d/2, और d की वैल्यू रख दें यहां से, a/2 की जगह 2 रखा और ये a/√2 आ गया। ठीक है, तो सूत्र हो गया r बराबर a/2√2, ये होगी हमारी। तो अगर आपको ध्यान हो, जो r और a में संबंध है वो सरल घनीय में था, r बराबर a/2, और यहां है r बराबर a/2√2, किसमें, फेस सेंटर्ड में, FCC है ये, फलक केंद्रित। ये हमें ध्यान रखना है, फलक केंद्रित में r बराबर a/2√2 होता है। देखो d का कोई विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं, d ऑलवेज r बराबर d/2, व्यास बटे 2 होता है। जैसे उसी प्रकार से मैंने आपको बताया, दोनों परमाणु आपस में संयुक्त रहते हैं, माने एक दूसरे के बिल्कुल निकट रहते हैं, तो उनके दो त्रिज्याएं बराबर हो जाती है d के, तो यहां r बराबर d/2 ही होगा। मेन आपको याद रखना है r और a में संबंध, r बराबर a/2√2। अब हम आपको समझाएंगे काय केंद्रित एकक कोष्टिका में किस प्रकार होता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर की थी हमारी काय केंद्रित एकक कोष्टिका में। इसमें हम देखेंगे इन तीनों टर्म में क्या संबंध रहता है। इसमें जो d की वैल्यू आती है वो आती है, d बराबर आ जाता है इस वाले उसके अंदर a√3/2, कितना आता है, a√3/2। तो अगर हम r बराबर रखेंगे तो i बराबर d/2 होता है, तो a√3/4 हो जाता है। अब ये कहां से आया सूत्र, इसे हम क्या करेंगे, व्युत्पत्ति करते हैं इसकी, या इसे हम प्रूव करते हैं। ये देखिए, ये हमने चित्र बनाया है। इस चित्र में ये जो यहां हमने गोला दिखाया है, ये काय केंद्र वाला गोला है। कौन सा गोला है, काय केंद्र वाला। और यहां ये ऊपर वाला ए गोला है, और ये अंदर वाली दूसरी तरफ, देखो इसका फ्रंट ये है और ये है, लेकिन ये फ्रंट के पीछे की तरफ जो है इसका गोला ये है, तो इसका मतलब इससे यहां तक ले जाएंगे तो ये एक विकर्ण आ जाता है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज AFD, तो इसका विकर्ण रहता है AF। और अगर हम इस त्रिभुज की बात करें EFD, तो इसका विकर्ण रहता है ये हमारा FD। तो पहले हम इसे देख लेते हैं जिससे हमें ये पता लग जाए, क्योंकि यहां देखिए EF तो क्या है, भुजा की लंबाई है A, और ED भी क्या है, A है, तो ये भी A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी। ये जो B हमने लिखी है ये इसका विकर्ण है, क्या है, विकर्ण, इसे B मान सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी इन दोनों के वर्ग के बराबर, जैसे हमने इससे पहले वाले उसमें किसकी निकाली थी, AC की वैल्यू। तो यहां पहला त्रिभुज ले लेते हैं, व्युत्पत्ति देखिए इसकी। पहला त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज ये ले लें EFD में, तो ये जो FD स्क्वायर है बराबर हो जाएगा EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। EF मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो FD आ जाएगी इसके अंदर हमारी √2A स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं FD स्क्वायर बराबर
2a²। अगर हम इसको केवल स्क्वायर में लिख दें। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं दूसरा। इस त्रिभुज का नाम है ADF। क्या नाम है इस त्रिभुज का? त्रिभुज ADF। त्रिभुज ADF में जो विकर्ण है वो हमारा AF है। क्या है? AF। तो AF का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? FD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। और AD हमारी भुजा है, तो AD तो A हो गया और FD हमने निकाला 2a²। तो ये 2a² प्लस a²। ठीक है, ये AD क्या हो गई? हमारी भुजा। चित्र भी देखते रहे आप। ये AD हमारी भुजा है, तो ये a²। तो 2a², ये 1a², ये हो गया 3a²। तो हमारा आ गया हमारे पास AF² बराबर 3a²। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम AF को निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा √3a² और A का रूट हो जाएगा तो a√3। ठीक है, AF बराबर। अब ये देखिए आप, जो AF है इसके अंदर 3 परमाणु हैं और पहले की तरह 2 D इसके अंदर आ गई। एक D ये कंप्लीट, एक आधा R, एक R यहां, एक R यहां, तो 2 D हो गई। तो इसके लिए D बराबर क्या हो जाएगा? AF/2, क्योंकि 2 D है तो इसलिए आधा कर देंगे। AF/2 जैसे AC में हो रहा था। तो AF हमारा कितना है? a√3 बराबर हो गया 2। तो D बराबर वैल्यू आ गई a√3/2, जो हमने यहां लिखी थी। D बराबर a√3/2। और हम फिर इसकी वैल्यू रखते हैं, चूंकि R बराबर होता है D/2, तो यहां सूत्र में आ जाएगा a√3 2 × 2 और R बराबर आ जाएगा a√3/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन तीनों संरचनाओं में, सरल घनीय संरचना में और फलक केंद्रित संरचना में और काय केंद्रित संरचना में A और R के बीच का संबंध याद रखना है। D याद रखना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि D तो D/2 बराबर R होता है। यदि R आपको पता लग गई तो आप D आसानी से निकाल सकते हैं। और कुछ सूत्र में, जैसे ये वाला सूत्र है, आपने देखा D बराबर a√3/2, तो अगर आपके पास A भी आ गया है तो भी आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेन वैल्यू हमारी किसकी याद रखनी है आपको? A और R की वैल्यू। तो ये 3 सूत्र A और R के फलक केंद्रित के लिए अलग, काय केंद्रित के लिए अलग और सरल के लिए अलग होता है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, वह न्यूमेरिकल भी हम साथ साथ कर लेते हैं। आइए चलिए करें। तो लीजिए, अब हम सीखते हैं इन 3 सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल। 3 सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। मैं आपको एक बार इन 3 सूत्रों को बता भी देता हूं। बहुत आसान सूत्र हैं, ज्यादा भारी सूत्र नहीं है। D की वैल्यू तो आपको याद ही रहेगी, R बराबर D/2। तो पहले सूत्र में आपको याद रखना है R बराबर A/2 या D/2। ये तो आप किसके लिए याद रखेंगे? सरल घनीय के लिए। FCC के लिए आपको याद रखना है R की वैल्यू होती है A/2√2 और BCC के लिए आपको याद रखना है R बराबर a√3/4। बस आप इतना याद रखिए, बाकी D/2 आपको याद ही रहेगा। ये आपका सिंपल सेल है, ये आपका FCC है और ये आपका BCC है। अब देखिए हम किस प्रकार से न्यूमेरिकल करते जाते हैं। पहला है, एक धातु क्लोराइड की संरचना BCC है। इसकी भुजा की लंबाई A, भुजा की लंबाई मतलब A 400 पिकोमीटर है। अंतरायनिक दूरी, अंतरायनिक दूरी हम कहते हैं D को। तो D हमें ज्ञात करना है। तो D ज्ञात करने के लिए हमें पहले R ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि R बराबर D/2 रहता है। तो हम R ज्ञात करने के लिए FCC के लिए जानते हैं। FCC के लिए हम क्या जानते हैं? सॉरी, BCC के लिए, BCC है ना यहाँ। तो BCC के लिए हम जानते हैं R बराबर a√3/4। तो यहां से हम R निकालेंगे √3, A की वैल्यू 400 गुना √3/4।
4। क्लियर हो गया। 4 से इसे हम कर देंगे 100 आ जाएगा। और √3 का अगर आप देखेंगे तो वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी होती है? 1.732। तो 100 गुना 1.732, तो ये हो गया हमारा, दशमलव चला जाएगा 173.2, 2 प्लेस आगे हट जाएगा। ये पिकोमीटर पे वैल्यू आई, लेकिन हमें तो डी ज्ञात करना है और हम जानते हैं R बराबर D/2 या D बराबर 2 गुना R। तो 2 गुना करेंगे हम 173.2। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14 और 1 हाथ 2 एकम 2 और 346.4 पिकोमीटर। क्लियर है। तो हमें मेन सूत्र इसमें याद रखना पड़ा बीसीसी का, A√3/4। अब यदि किसी परमाणु की त्रिज्या 75 पिकोमीटर है और क्रिस्टल जालक बीसीसी प्रकार का है, तो ये भी बीसीसी प्रकार का है, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। दी क्या है हमें? दिया है, बहुत जल्दी से इस सवाल को कर लेंगे। R बराबर 75 पिकोमीटर ज्ञात करनी है A, और जानते हैं R बराबर होता है A√3/4। तो A बराबर हो गया 4 × R/√3। ऐसे हो जाएगा। अगर हम A की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 × R/√3, 4 × R 75, √3 1.732, 75 चौका हो गया 300 बटे 1.732। अगर दशमलव हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 1000। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे। 3 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 बटे 1732। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी पिकोमीटर में। ठीक है, तो ये आप सोल्व कर लेंगे खुद और इसको उत्तर को निकाल लेंगे। क्लियर है। ये आसानी से ये वाला हमारा सवाल हो जाता है। तो ये आपको केवल सूत्र पर आधारित सवाल है। कुछ सवाल हम अभी और देख लेते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 3। थोड़ा जल्दी आपको आ जाए, पहला और दूसरा हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। सीधा याद रखें, सवाल दिया है किसी परमाणु की त्रिज्या 500 पिकोमीटर है, यदि यह एफसीसी जालक के रूप में पाया जाता है तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, 500 पिकोमीटर त्रिज्या R बराबर 500 पिकोमीटर, और ज्ञात क्या करना है, भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई को हम कोर की लंबाई भी कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। तो ये हमने रख दिया A ज्ञात करना। और जालक कौन सा है? एफसीसी। और एफसीसी जालक के लिए हम जानते हैं R बराबर होता है A/2√2। क्या सूत्र है? R बराबर A/2√2। एफसीसी जालक के लिए एक बार आप सब मेरे साथ दोहरा दें, R बराबर A/2√2। करेक्ट, बहुत अच्छे। अब चूंकि हमें तो A पता करना है, तो ये सब 2R की तरफ 2√2 R की तरफ चला जाएगा। ये हो जाएगा A बराबर R गुना 2√2। R की वैल्यू 500 पिकोमीटर 2, और √2 की वैल्यू 1.414। √2 और √3 की वैल्यू हमारे सूत्रों में √2 और √3 आ रहा है, तो इनकी वैल्यू हमें लर्न कर लेनी चाहिए। √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। वैसे तो ये रूट निकाले भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वैल्यू आप याद रख लेंगे। √2 बराबर 1.414 और √3 बराबर 1.732। तो ये हम 500 दूनी 1000 हो जाएगा, और 1000 की गुना 1.414 से करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 1414 पिकोमीटर। क्योंकि हमने R की वैल्यू पिकोमीटर में रखी है, तो उत्तर आ जाएगा पिकोमीटर में। नेक्स्ट सवाल है, एक तत्व अंतः केंद्रित का मतलब होता है बीसीसी के जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। देखो यहां से ही हमें सूत्र पता लग जाता है कौन सा हमें सूत्र लगाना चाहिए। ठीक है, इकाई सेल की भुजा की लंबाई दे रखी है 1.469 गुना 10⁻⁻10 मीटर। त्रिज्या बताओ, तो A दे रखा है 1.469 गुना 10⁻⁻10 मीटर। यहां मीटर में दे रखा है, वहां पिकोमीटर में दिया था। जो दूरी जिस उसमें दे रखी हो इकाई में, आप उसी में रख के उत्तर निकाल दें।
ऐसे ना सोचे कि हमें पिकोमीटर को मीटर ही बनाना पड़ेगा, वो तब बनाना होता है जब हमें दो अलग अलग इकाई अलग अलग इकाइयों में दी गई हों, दो राशियां अलग अलग इकाई में दी गई हैं, तो एक सी इकाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ जरूरत नहीं है। ए बराबर 1.469 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर, ए आर की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं बीसीसी के लिए आर बराबर ए √3/4। क्या सूत्र है? आर बराबर ए √3/4। ए √3/4, ए की वैल्यू 1.469 गुना 10 की घात माइनस 10 और √3 की वैल्यू मैंने आपको भी कहा था, लर्न कर लो कितनी, 1.732 बटे 4, 6.63 गुना 10 की घात माइनस 11 मीटर। तो ये उत्तर आ जाएगा। आप इस प्रकार से ये हमारे सवाल हुए। अगला सवाल करते हैं, हमारा आज का 5वां सवाल। सिल्वर एफसीसी संरचना में भुजा की लंबाई 409 पिकोमीटर है, सिल्वर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो। यहां हम सबसे बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं जब वो कोई सिल्वर या सोडियम क्लोराइड या किसी परमाणु का नाम दे देता है, तो हम सोचते हैं इस परमाणु की क्या इसमें जरूरत है, कहीं इसका परमाणु भार तो इसमें यूज नहीं होगा, कहीं इसका परमाणु क्रमांक तो यूज नहीं होगा। अगर हमने इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार प्रयोग नहीं किया तो हम सवाल गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सवाल में हम क्रिस्टलों के जालक की बात कर रहे हैं जो धातुओं के बने होते हैं, धातुओं के यौगिकों से बने होते हैं। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम उनके परमाणु भारों की जरूरत ही पड़े। जब कभी आवश्यकता होती है तो हम रखते हैं, जब आवश्यकता नहीं होती तो उसे नहीं रखते हैं। तो यहाँ सिल्वर देख के वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना, सीधा देखना है भुजा की लंबाई कितनी है। ए बराबर 409 पिकोमीटर और पूछा गया है आर और एफसीसी है। हम जानते हैं एफसीसी में आर और ए में क्या संबंध है, आर बराबर A/2√2। तो ए की वैल्यू 409 है, 2√2 1.414। इसे आप सोल्व कर लेंगे, ये हटाएंगे यहां से तो 1000, तो ये 2 की गुना कर देंगे, 4 0 9 1 2 3 बटे 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, और इसे हम सोल्व कर लेंगे और पिकोमीटर में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके उत्तर जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा जो कैलकुलेशन करके निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं अंतरायनिक दूरी, भुजा की लंबाई और त्रिज्या पर ये आसान से सवाल आते हैं जो इन 3 सूत्रों पर ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिए गए। अब मैं जो आपसे ये कहना है कि हम देख रहे हैं कि लगभग, मैंने पहले भी कहा था, 180 बच्चे एक ग्रुप में हैं, बॉयज के ग्रुप में, गर्ल्स के ग्रुप में एक में 38 बच्चे हैं और एक में 30। तो कुल अगर हम हिसाब लगाएं लगभग थोड़ा बहुत, तो 180 और 30 210 और 38 248। ठीक है, सही हो गया, बिल्कुल 248 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जो वीडियो है उस पर 248 व्यूज नहीं आ रहे हैं। इससे पता लगता है कि 248 के 248 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हम ऐसा भी मान लेते हैं कि इसमें से 40 बच्चे ऐसे होंगे जो एक के साथ पढ़ रहे होंगे, दो मिलकर एक साथ पढ़ रहे होंगे, तो भी 208 बैठते हैं। 200 लोग प्रतिदिन इसको पढ़ना चाहिए। तो 200 हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसे नहीं पढ़ रहे हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमने सुना है आ रही है कि आपका नेटवर्क बहुत धीरे रहता है, तो आप सही तरीके से नहीं देख पाते। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि अब तो घर में ही रहना है, कभी भी आप सो सकते हैं, कभी अभी आप उठ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही 4 बजे आप इस वीडियो को चला लें। तो चलाएंगे तो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि बहुत अच्छा नेटवर्क रहता है। 4 बजे से 6 बजे तक अच्छा नेटवर्क रहेगा, आराम से इसे देख सकते हैं। या फिर रात को 12 बजे करीब इसका नेटवर्क अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप इनको देखें जरूर, क्योंकि केवल नोट्स से अगर आपको आ जाता तो आप कभी का किताबों से पढ़ लिया करते। वीडियो देखनी बहुत जरूरी होती है, इससे आपको चीजें समझ में आती हैं।
और आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम आ रही हैं। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो करे वो हमें ग्रुप पे पोस्ट कर दे या हमारे पर्सनल नंबर पे अपनी प्रॉब्लम डाल दे, यथासंभव उसकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। और एक बात और कहनी थी, इस लॉकडाउन के टाइम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जहां हो सकता है सही प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चल रही हो, और वो आपके दोस्त हों, किसी दूसरे स्कूल के हो सकते हैं, कोई आपकी सहेली हो सकती है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वो बाहर रहने वाला आपका चाचा का बेटा हो सकता है, आपकी मौसी की लड़की हो सकती है, तो वो नहीं पढ़ पा रही हैं। तो आप प्रतिदिन उनके व्हाट्सएप पे ये हमारी जो हम आपको नोट्स और आपको गृह कार्य देते हैं तथा वीडियो देते हैं, आप उन्हें भेजें और उन्हें कहें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे परमानेंट उन्हें इसकी जो सुविधा है वो मिलती रहे। और एक बात और आप अच्छी तरह से ध्यान करके रखें कि इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे इस बार कक्षा 12 का पूरा कोर्स इसी प्रकार आता रहेगा और आपको ये नोट्स इसी प्रकार मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा करिएगा, सब लोग घर पे रहिएगा। रमजान प्रारंभ है, सब लोगों को रमजान की शुभकामनाएं हैं। अपने घरों में रहिए, रमजान में जैसा सरकार कह रही है उसको पालन करिए, और आप सब लोग घर पे रहकर सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाइए, घर आकर हाथों को अच्छी तरह से धोइए। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।